तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आज तक बिहार बोर्ड में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सभी ऑब्जेक्टिव आज से इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और उसके बाद अच्छे तरीका से सभी प्रश्नों को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है इसका, तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है। ये दिया है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब तापमान बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया का दर जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन क्या सही है इसका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि अभिकारक के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वह बढ़ती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण अभिक्रिया की रेट दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, अभिक्रिया की औसत दर प्रदर्शित होती है। तो अभिक्रिया का जो एवरेज रेट पर है हम लोग वो प्रदर्शित होता है। बोले कि समय अंतराल में या किसी भी क्षण में या किसी भी समय में या इनमें से कोई नहीं। तो जो औसत दर का परिभाषा जानते होंगे वे आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। हम लोग औसत दर में क्या पढ़े कि कोई समय अंतराल लिया जाता है और उस पूरे समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और कुल समय जो होता है उसके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत दर बोलते हैं। तो जो औसत दर दिया जाता है, एवरेज रेट होता है, वो समय अंतराल में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या सही था इसका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। ठीक है, अभिक्रिया का जो औसत दर होता है वह समय अंतराल को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर प्रदर्शित होती है। तो देखिए वो औसत था और ये क्या है, तात्क्षणिक। ए दिया है कि समय अंतराल में, बी दिया है किसी भी क्षण में, सी दिया है किसी भी समय में और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अभिक्रिया की जो तात्क्षणिक दर होती है वो किसी भी क्षण में होता है ना, प्रति सेकंड, प्रत्येक पल किसी भी क्षण पे जो अभिक्रिया की रेट होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तात्क्षणिक दर बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी सही है। अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर किसी भी क्षण में प्रदर्शित होती है। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो कोई भी पदार्थ है उसके रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है यानी आर, वो किस पर निर्भर करती है। दिया है सक्रिय द्रव्यमान पर, अणु भार पर, परमाणु भार पर या समतुल्य भार पर। तो हम लोग परिभाषा पढ़े होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है, एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सक्रिय द्रव्यमान। अगला प्रश्न देखिए क्या है आप लोग का। अगला प्रश्न है कि H2 गैस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश, सनलाइट के उपस्थिति में, और क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो पूछा है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। बोला है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हो, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में हो, या एक पढ़े थे कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो। ठीक है, कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रायः सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो या उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, लेकिन किसके उपस्थिति में, सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यह जो रासायनिक अभिक्रिया है यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है इसका आंसर, शून्य कोटि की अभिक्रिया।
शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, तो पढ़ें कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि CH3COO C2H5 प्लस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CH3COOH प्लस C2H5OH। पूछा है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, पुनः दिया है कि शून्य है, एक है, दो है या तीन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्न भी हम लोग पढ़े होंगे कि जब किसी अभिकारक के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है किसी दूसरे की अपेक्षा नगण्य होता है, नगण्य यानी न के समान होता है ना, तो अभिक्रिया की जो दर होती है वो किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोले थे, पढ़े थे, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि की अभिक्रिया। तो ये उसी का एग्जाम्पल दिया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ अगर देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये दोनों पर डिपेंड कर रहा है, CH3COO C2H5 पर और जल पर भी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जल के मात्रा में जो परिवर्तन होता है वह ना के समान होता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है कोटि किस पर निर्भर करेगी, केवल CH3COO C2H5 की सांद्रता पर। ठीक है, इसीलिए यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होगा, ये किसका हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का क्या था, ऑप्शन बी एक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को क्या करता है। तो उत्प्रेरक हम लोग पढ़े कि वैसा पदार्थ हो जाए रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। अब बोलते हैं कि उत्प्रेरक जो होता है यह रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, बढ़ाता है, घटाता है, बढ़ाता है या घटाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, और प्रभावित करने में दोनों आ जाएगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और अभिक्रिया की दर को घटा भी सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सही है। ठीक है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए वेग स्थिरांक की का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है लीटर प्रति सेकेंड, बी दिया है लीटर प्रति मोल, सी दिया है मोल प्रति सेकेंड, और डी दिया है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं कि के का मात्रक जो होता है शून्य कोटि के लिए वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ होता है। टी हाफ क्या होता है, अर्धायु, जितने समय में प्रारंभिक सांद्रता की ठीक क्या हो, आधी हो जाए। ठीक है, पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की ठीक आधी हो जाती है, उस समय को हम लोग क्या नाम देते हैं, अर्धायु, और इसे किसे लिखा जाता है, टी हाफ से। ठीक है, तो पूछा है कि प्रथम कोटि के लिए टी हाफ कितना होता है। जैसे टी हाफ दिया है 0.6 बटा के, बी दिया है 0.693 बता के, सी दिया है टी हाफ जो होता है 0.10 बता के, या टी हाफ होता है 0.93 बता के। यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है 0.693 बता के, यही तो होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए 0.693 बता के, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अभिक्रिया R से P यानी रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट के लिए सत्य है। निम्न में कौन अभिक्रिया, यहाँ व्यंजक होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, निम्न में कौन व्यंजक इस अभिक्रिया के लिए, मतलब रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसके लिए कौन सा इसमें रेट लॉ जो है सही है। ठीक है, तो देखिए पहला दिया है कि R बराबर माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा टी, दूसरा दिया है R बराबर डेल्टा R बटा डेल्टा टी, तीन दिया है डेल्टा P बाई डेल्टा टी,
और डी दिया है ए और सी दोनों सही है। तो चलिए हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं। पहले बताइए रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। तो हम लोग सीखे होंगे रेत कैसे लिखा जाता है, तो आर बराबर रिएक्टेंट की अगर सांद्रता लिया जाए, जैसे मान लीजिए डी आर बाई डी टी भी हम लोग पढ़े होंगे, डी आर बाई डी टी, इसको डेल्टा से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए अगर रिएक्टेंट लिखा जाता है तो हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट का सांद्रता समय के साथ क्या होता है, घटता है, ठीक है। और जब समय के साथ घटेगा तो यहाँ साइन क्या होना चाहिए, माइनस। तो इसका तो एक ये हो सकता है माइनस डी आर बाई डी टी, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं माइनस डेल्टा आर की सांद्रता और नीचे क्या हो जाएगा डेल्टा टी। तो ये तो सही है, ठीक है। या इसको लिखने का तरीका एक ऐसा भी है कि आर बराबर ऐसे लिखे, पी से लिखे, तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सांद्रता क्या होता है, बढ़ता है, तो इसके लिए साइन क्या लिखा जाता है, प्लस। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी, या इसी को अलग तरीके से ऐसे लिखे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये दो तरीका है, दोनों के दोनों सही है। अब ऑप्शन देख लीजिए इसमें कौन सा सही है हम लोग का, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ऑप्शन ए भी सही है, ठीक है। बी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ देखिए प्लस है तो ये कभी नहीं होगा। सी देखिए आर बराबर दिया है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और ये भी क्या है, ऑप्शन सही है। तो हम लोग का ए भी सही है और सी भी सही है। तो ऑप्शन डी में देखिए दिया है ए और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया ये पढ़ चुके हैं, दोबारा आ गया तो क्या पढ़े थे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन क्या सही था इसका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किसी अभिक्रिया का वेग निम्न प्रकार दिया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए रेत दिया है के ए के पावर 2 और बी के पावर कितना दिया है 1, तो पूछा है कि अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 या 1 होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभिक्रिया का कोटि निकालने का क्या तरीका होता है कि जो रेत में, यहाँ रेत हम लोग दिए कि के ए के सांद्रता का पावर कितना दिया है 2 और बी के सांद्रता का पावर कितना दिया है 1। तो रेत यानी ऑर्डर निकालने का हम लोग तरीका सीखे थे कि ऑर्डर होता है पावर को जोड़ दिया जाता है अभिकारक के सांद्रता पदों के घातांकों का योग। तो यहाँ घातांक कितना है 2 है तो 2, और प्लस बी का घातांक कितना है 1, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 1 कितना हो गया 3। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी 3 होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। और ये किस प्रकार का रिएक्शन होगा, तो ध्यान रखिएगा होगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि 1 हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 हो तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, 3 हो तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और उसी प्रकार 0 हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही था, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है किसी अभिक्रिया का वेग निम्न प्रकार दिया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। पुनः वैसा ही प्रश्न है, देखिए रेत दिया है हम लोग का, क्या दिया है ए के पावर कितना दिया है 3/2 इंटू बी दिया है, और बी का पावर कितना दिया है 1/2, और क्या पूछा है कि कोटि कितनी होगी। तो ऑप्शन देख लीजिए पहले 2 3 4 या 1, तो अभी निकाल लीजिए। ऑर्डर हम लोग यहाँ पर है कि ऑर्डर बराबर होता है पावर का योग, तो पावर कितना दिया है 3/2 जोड़, यहाँ कितना दिया है 1/2, पता का जोड़ कीजिए, लघुत्तम कितना हो गया 2, तो 3 प्लस 1 यानी कितना हो गया 4/2, मतलब कितना हो गया 2। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी 2 होगी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यह एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, 2 है तो क्या होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया H2 प्लस I2 बराबर 2HI की आणविकता क्या होती है। तो हम लोग पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभिक्रिया की कोटि, और एक पढ़े थे अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 2-2 नंबर का, ठीक है। तो इसको रख लीजिएगा ध्यान से। तो ध्यान दीजिए अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है, प्रारंभिक पद में क्या सीखे थे, प्रारंभिक पद में एक साथ टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो H2 प्लस I2 में देखिए एक यहाँ है, H2 के पहले एक है और I2 के पहले भी कितना है एक है, यानी प्रारंभिक पद में कितने अणु एक साथ टक्कर कर रहे हैं, तो एक और एक 2 अणु टक्कर कर रहे हैं। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी 2। तो ऑप्शन क्या सही है इसका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दर स्थिरांक का मात्रक निकाला जाता है,
या दर स्थिरांक का जो मात्रक हम लोग पढ़ते हैं कि मोल पर लीटर प्रति सेकेंड या प्रति सेकेंड किस सूत्र से निकाला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोल के पावर n-1, लीटर के पावर n-1 प्रति सेकेंड, या मोल के पावर 1 - n, लीटर के पावर 1 - n प्रति सेकेंड, या मोल के पावर 1 - n, लीटर के पावर n-1 प्रति सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि दर स्थिरांक का मात्रक का सूत्र क्या है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, मोल के पावर होता है 1 - n, लीटर का पावर होता है n-1 और सेकेंड इनवर्स हमेशा रहता है। ठीक है, यही दोनों बदलता है, हमेशा ध्यान रखिए। तो दर स्थिरांक का मात्रक होता है यही मोल के पावर 1 - n, लीटर के पावर n-1 प्रति सेकेंड। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर जांच करना तो रख के देख लीजिए। मान लीजिए हम कि शून्य कोटि के लिए निकाले तो शून्य कोटि के लिए n का मान कितना होता है 0, इस पर रख लीजिए तो देखिए क्या मिल जाएगा, मोल यहाँ 0 में से घटाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। प्रथम और कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान कितना होगा 1 होगा। जब 1 यहाँ रखिएगा तो 1 - 1 0, यहाँ 1 - 1 0, केवल मात्र की क्या हो जाएगा, क्या प्रति सेकेंड हो जाएगा। यानी यही फार्मूला हम लोग का क्या है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है कि एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान दिया है 10 मोल के पावर -2, लीटर के पावर 2 और s के पावर -1। यानी मोल इन मोल के पावर -2 है, लीटर के पावर में क्या है 2 है और सेकेंड इनवर्स है। तो पूछ रहा है कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है। ठीक है, यानी किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो सिंपल है, ध्यान दीजिए। हम लोग मात्रक से अभिक्रिया की कोटि आसानी से पहचान सकते हैं। क्या निकाल लेंगे, अगर हमें n पता चल जाए तो वही क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए एक आसान तरीका है कि हम लोग लीटर पर ध्यान देंगे। ठीक है, केवल किस पर ध्यान देना है, लीटर पे। तो यहाँ देखिए लीटर के पार कितना दिया है, प्लस में क्या दिया है 2 है। ठीक है, और n का मान निकालने के लिए हम लोग +2 में क्या करेंगे, एक और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। हमेशा केवल लीटर पर ध्यान दीजिएगा और उसमें एक जोड़ कर बोल दीजिएगा, वही अभिक्रिया की कोटि होती है। सबसे सिंपल और सुपर ट्रिक है यह। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो एल का पावर कितना था 2, तो ये अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मात्रक दिया होता मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, अगर ये मात्रक दिया होता तब पूछता कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ लीटर का पावर कितना था, यहाँ -1 था, तो -1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है और हम लोग जानते हैं कि मोल पर लीटर प्रति सेकेंड शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है। बात समझ में आ रहा है ना। यानी हम लोग किसको देखकर देखते ही आंसर बता सकते हैं, लीटर को। लीटर पे जो पावर होगा उसमें एक ऐड करके बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए जैसे यह प्रश्न उसी प्रकार का है कि एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान देखिए दे दिया है 5 मोल के पावर -4, लीटर के पावर 4 और सेकेंड इनवर्स है। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। तो अभी सुपर ट्रिक बताएं क्या कि लीटर का पावर देख लीजिए कितना है, तो लीटर का पावर कितना दिया है 4, तो n का मान कितना हो जाएगा 4 + 1 यानी कितना हो जाएगा 5। यानी ये 5th कोटि की अभिक्रिया है ना, 5वीं ऑर्डर का। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हम लोग का, ऑप्शन ए होगा 5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मान क्या होता है। तो ये फॉर्मूला है कि k बराबर क्या होता है, a - a0/t होता है, या a0 - a/t होता है, या a0/2t होता है, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए पहले समझ लीजिए कि a0 होता है प्रारंभिक सांद्रता ना, और a होता है अंतिम सांद्रता। ठीक है, तो हम लोग पढ़े कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, k बराबर पढ़े होंगे a0 - a। ठीक है, और बता में क्या होता है t होता है। अब मिला लीजिए कौन सा सही है ऑप्शन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर सही क्या था, ऑप्शन बी a0 - a/t। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए t½ निकालना होता है हम लोग का। तो हम लोग व्यंजक इसका निकाल चुके हैं, t½ क्या होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए t½ होता है a0/2 के। क्या पढ़े होंगे हम लोग, a0/2 के। ऑप्शन देखिए इसमें कहीं लिखा है, हाँ पहला ऑप्शन है a0/2 के, तो ये सही हो जाएगा।
ये एनथ बाई के गलत है, एनथ बाई 2t ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सत्य है, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है? बोल रहा है कि टी हाफ जो होता है वो एनथ बाई 2 के समानुपाती होता है। अगला दिया है टी हाफ जो होता है वो प्रारंभिक सांद्रता एनथ के समानुपाती होता है, या टी नॉट जो होता है वो एनथ के स्क्वायर के समानुपाती होता है, या टी हाफ जो होता है वो एनथ के 1/2 पावर 1/2 के समानुपाती होता है। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, टी हाफ अभी हम लोग पढ़े कि क्या होता है ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के। अब यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालें तो देखिए निकल जा रहा है कि टी हाफ समानुपाती होता है प्रारंभिक सांद्रता के। ठीक है, तो यही ऑप्शन खोज लीजिए कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नॉट। ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु होता है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का व्यंजक क्या है? तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न है सबसे पहले आप जो जानते हैं फॉर्मूला उसको लिख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन से मिला लीजिएगा, क्योंकि ये तो बदलता नहीं है। तो के का फॉर्मूला वो क्या पढ़े थे? पढ़े होंगे 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए, यही ना पढ़े थे। बस अब मिला लीजिए इसको, कहीं ऑप्शन में कहीं ना कहीं जरूर होगा। ठीक है, तो देखिए 2 के बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए और भी देख लेते हैं। 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए नॉट, ये गलत होता है। 2.303 बाई 2t, 2t तो होता नहीं है, ये भी गलत है, और इनमें से कोई होगा ही नहीं। सिंपल, तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दिया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु कितनी होती है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु अपने से लिखिए पुनः पहले। टी हाफ क्या पढ़े थे? 0.693, और बता में क्या होता है कि अब ऑप्शन से मिला लीजिए, कहीं लिखा होगा। टी हाफ ए नॉट बाई 2 के नहीं होता है, ये शून्य कोटि के लिए होता है। टी हाफ 0.693 बता के यही सही है हम लोग का। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन ये दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न क्या है? दिया है किस प्रकार के अभिक्रिया के दर का निर्धारण होता है? तो हम लोग पढ़े होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, मंद गति रासायनिक अभिक्रिया, और एक होता है मृदु गति रासायनिक अभिक्रिया। तो बोल रहा है कि किस प्रकार के अभिक्रिया का रेट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी में हम लोग पढ़े कि तीव्र अभिक्रिया हो तो उसका रेट नहीं निकाला जा सकता है, तो तीव्र अभिक्रिया की रेट ज्ञात नहीं कर सकते हैं। मंद गति की अभिक्रिया हो उसका भी रेट नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग केवल मॉडरेट रिएक्शन जो मृदु अभिक्रिया होती है उसी का रेट का निर्धारण कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा केवल मृदु गति अभिक्रिया का ही रेट का निर्धारण किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अभिक्रिया की दर का मात्रक होता है, तो अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन देखिए मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर सेकेंड, या मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े हैं परिभाषा, तो वहाँ लिखाया गया होगा कि अभिक्रिया की दर का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ऑप्शन क्या सही है इसका? ऑप्शन सी सही है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है, तो अभिक्रिया की जो रेट होती है वो किससे प्रभावित होती है? ऑप्शन ए दिया है तापमान से, बी दिया है उत्प्रेरक से, डी दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल से, और डी है इनमें से सभी से। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो तापमान से प्रभावित होती है, हाँ तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। उत्प्रेरक से प्रभावित होती है, सही है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रायः रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, तो यह भी प्रभावित करती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी प्रभावित होती है। पढ़ें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर रेट का मान क्या होता है? बढ़ता है। यानी ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न निम्न में शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सही है? तो कौन ऐसा वाक्य है इसमें जो तथ्य है वो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सही है? तो बताइए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ जो होता है वह एनथ बाई के बराबर होता है।
तो पढ़े होंगे नहीं भाई, टी हाफ क्या होता है, टी हाफ तो होता है ए नॉट बाई टू के बराबर होता है, यानी ये कथन तो बिल्कुल गलत है, तो ये नहीं होगा। दूसरा, के का मान जो होता है 2.303/t लॉग ए नॉट बाई ए होता है, तो ये के का मान होता है, लेकिन ध्यान रखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है, शून्य कोटि के लिए नहीं होता है। आइए पूछा है शून्य कोटि के लिए, तो ये भी गलत है। टी हाफ क्या होता है 0.693 होता है, तो ये भी प्रथम कोटि के लिए होता है, ध्यान रखिए ये भी गलत है। हाँ, आर बराबर के, ध्यान से देखिए, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग लिखते हैं कि आर जो होता है के इंटू ए, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है, सांद्रता पर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो आर जो होता है वो के क्या होता है, बराबर होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया है कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, तो अभिक्रिया की आणविकता कैसी होती है, ए दिया है ऋणात्मक, बी दिया है शून्य, सी दिया है प्रायोगिक और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोग अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा पढ़े होंगे तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। चलिए, अभिक्रिया की आणविकता जो होती है निगेटिव नहीं होती है, शून्य कभी हो नहीं सकता और प्रायोगिक होता नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या सही है इसका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि निम्न में आर्हेनियस का समीकरण कौन है। तो आर्हेनियस का समीकरण हम लोग पढ़े होंगे, तो ये दिया है के बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी, या के बराबर ए ई के पावर ई ए बाई आर टी, या के बराबर माइनस ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर, या के बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए बटा में टी। तो आर्हेनियस का समीकरण चलिए हम लोग लिख देते हैं, के बराबर पढ़े होंगे ए ई के पावर माइनस ई ए बटा आर टी। अब देख लीजिए यही ऑप्शन सही होता है, यही आर्हेनियस का समीकरण है, जिसको हम एक्सपेंड करके अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक्सपेंड नहीं किया गया है, तो क्या होता है आर्हेनियस का समीकरण, के बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जो ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, अभिक्रिया की कोटि हो सकती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, ऑप्शन ए दिया है कि शून्य हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, या इनमें से सभी, ठीक है। तो अभी पढ़े कुछ समय पहले कि अभिक्रिया की आणविकता क्या हो सकती है, अब पूछा है कि अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है। तो देखिए हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, तो ऑप्शन ए सही है। पूर्णांक में देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं, यानी अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक भी हो सकती है, तो ऑप्शन बी भी सही है। भिन्नात्मक भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। यानी जब दो ऑप्शन सही है और ए बी का आंसर भी नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, सब सही हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अभिक्रिया की जो कोटि होती है शून्य हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ये प्रश्न भी हम लोग बहुत बार पढ़े कि प्रायः 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की वेग बढ़ती है। तो पहले तो याद रखिए कि तापमान अगर हम लोग बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये कितना बढ़ता है, लगभग 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 2 गुना या 3 गुना होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े हैं, सिंपल सा एक पॉइंट दिखाया होगा कि अगर हम तापमान का मान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो अभिक्रिया की जो वेग होती है वह 2 गुना से 3 गुना हो जाती है। ध्यान रखिएगा, केवल 2 गुना नहीं बोलिएगा, 2 गुना से 3 गुना हो जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। ध्यान रखिए ऑप्शन सी सही होगा। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की वेग प्रायः 2 गुनी या 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक एक समान है तो वह अभिक्रिया क्या होगी। देखिए अभी आया था बीच में कि वह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, किस कोटि की अभिक्रिया होती है जिसके लिए वेग यानी के और वेग स्थिरांक यानी आर दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ऑप्शन देख लीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग पढ़े कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आर जो होता है वो के बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है संक्रियन ऊर्जा का मान अधिक होने पर अभिक्रिया होती है धीमी गति से, तीव्र गति से, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा है कि अगर संक्रियन ऊर्जा ज़्यादा है, संक्रियन ऊर्जा क्या है, अधिक है, तो संक्रियन ऊर्जा अधिक होगा तो रिएक्शन जो होगा वो तेजी से नहीं होगा। ठीक है, संक्रियन ऊर्जा अगर कम होगा तो रिएक्शन तेजी से होता है। ठीक है, और संक्रियन ऊर्जा अधिक है तो रिएक्शन धीमी गति से होती है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, धीमी गति से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक अभिक्रिया की दर को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अब देखिए यहाँ आर का मान फार्मूला के रूप में दिया है, बोला है कि के ए के पावर कितना दिया है एक्स, बी के पावर कितना दिया है वाई, और पूछा है कि इसका रेत कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रेत क्या होता है, सांद्रता पदों के घातांकों का योग। तो यहाँ कितना दिया है एक्स और वहाँ क्या है वाई, तो रेत क्या हो जाएगा हम लोग को एक्स प्लस वाई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न पहले भी हम लोग बना चुके हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या है हम लोग का, दिया है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ, यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है वो समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है रिएक्टेंट की मात्रा क्या होती है, घटती है। रिएक्टेंट की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है। और जब अभिकारक की सांद्रता घटती है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर भी क्या होती है, घटती जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि समय के साथ रासायनिक अभिक्रिया की दर घटती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 36। निम्न में एक शून्य कोटि की अभिक्रिया ए प्लस बी बराबर सी के लिए कौन सही है। यानी एक अभिक्रिया हो रही है ए प्लस बी और क्या बन रहा है, मिलकर सी बन रहा है। लेकिन बोल दिया कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो इसके लिए कौन सा व्यंजक सही है। आर बराबर के ए के सांद्रता के पावर 1, बी के सांद्रता के पावर 0, आर बराबर के ए के सांद्रता के पावर 0, बी के सांद्रता के पावर 1, आर बराबर के ए के सांद्रता के पावर 1, बी के सांद्रता के पावर 1, या आर बराबर 0 के ए के सांद्रता के पावर 0, बी के सांद्रता के पावर 0। इसमें कौन सही है। तो सिंपल सा है, अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो ए की सांद्रता और बी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। तो जो रेत होगा वह क्या होगा, कि ए के सांद्रता के पावर क्या होना चाहिए 0, बी के सांद्रता के पावर क्या होना चाहिए 0, तभी ना अभिक्रिया की कोटि 0 प्लस 0 कितना होगा, 0 होगा। तो इसका पहचानने का बहुत तरीका है। यहाँ से कोटि निकालिएगा तो कितना आएगा 1, यहाँ से कोटि कितना निकालिएगा 1, यहाँ से कोटि कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से कोटि कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रकार भी हम लोग पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो उसकी ऑर्डर भी कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है निम्न कोटि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक एक समान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितना बार आ चुका है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए। तभी तो पढ़े थे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, किसके लिए पढ़े, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग यानी के जो होता है वो आर के क्या होता है, बराबर होता है। वेग स्थिरांक रेत के बराबर होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, कोई नहीं है, सब गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ही आर जो होता है वो के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हम लोग का, कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का जो मान होता है वो किन के बीच होता है। तो बहुत सारी अभिक्रिया होता है, उन सभी अभिक्रियाओं के लिए लगभग ताप गुणांक का मान कितना होता है, 3 और 4 के बीच, 2 और 4 के बीच, 2 और 3 के बीच, या इनमें से सभी। तो ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए प्रायः ताप गुणांक का मान 2 से 3 के बीच होता है। ठीक है, 2 और 3 के बीच होता है। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है
कि अभिक्रिया ए से बी, देखिए ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, इसके लिए रेत लो लिखा है कि माइनस डी ए बाई डी टी जो किसके बराबर है, 2 इंटू डी बी बाई डी टी के। तो पूछ रहा है कि इसके लिए वेग नियम कौन सा सही है इसमें। चलिए इसको हम पहले लिख कर देखते हैं। माइनस में क्या दिया है, डी ए बाई डी टी दिया है, ठीक है, और बराबर क्या हो गया, 2 डी बी बता डी टी। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए, हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इस 2 को यहाँ ला दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 डी बी बता डी टी। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ डी बी बता डी टी, यहाँ डी ए बाई डी टी होगा, क्या है, डी ए बाई डी टी। चलिए अब इसको हम लोग जानते हैं कि जो ये सामने होता है ना, बता में होता है, ये क्या चला आता है, सामने आ जाता है। तो इसको जब रेत के रूप में लिखिएगा ना तो ऐसे हो जाएगा डी ए बता डी टी, ठीक है, इंटू बराबर हो जाता है के ए के पावर, ये जो मतलब सामने होता है, नीचे बता में होता है, किस में बन जाता है, पावर में चला जाता है, तो ए के पावर कितना हो जाएगा, 2। तो ऐसा ऑप्शन खोज लीजिए, डी ए बाई डी टी बराबर के ए का स्क्वायर। तो डी ए बाई डी टी माइनस में है तो ये तो होगा नहीं, यहाँ ए के पावर 1 है, ए का स्क्वायर होना चाहिए, डी ए बाई डी टी के ए का स्क्वायर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु 10 मिनट है, तो पूछा है कि वेग स्थिरांक कितना होगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु तो दे दिया है 10 मिनट, तो वेग स्थिरांक यानी टी हाफ हम लोग को दिया है 10 मिनट, तो वेग स्थिरांक पूछा है कि के कितना होगा। तो हम लोग पढ़े होंगे कि टी हाफ क्या होता है, टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693, और बता में क्या होता है के, तो यहाँ से के निकाल सकते हैं, के बराबर होगा 0.693, और नीचे कितना हो जाएगा, टी हाफ, टी हाफ यहाँ चला आएगा, के यहाँ चला जाएगा, मान रख दीजिए 0.693, और बता में देखिए टी हाफ का मान कितना दिया है, 10 मिनट दिया है, तो यहाँ रख दीजिए 10। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये कितना आ गया, एक अंक दशमलव और इधर आएगा, तो होगा 0.0693 मिनट इनवर्स, जो समय होगा उसका इन्वर्स बन जाएगा। तो 0.0 ये तो होगा नहीं, 0 पॉइंट ये भी नहीं होगा, 0.0693 मीटर मिनट इनवर्स। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 10 के पावर -2 प्रति मिनट है, यहाँ मात्रा क्या होना चाहिए, प्रति मिनट है, तो अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होगी। तो अब की देखिए के का मान दे दिया है, के का मान कितना दिया है, 10 के पावर -2 मिनट इनवर्स। ठीक है, और क्या पूछा है, टी हाफ कितना होगा। तो अभी तो फॉर्मूला पर है कि टी हाफ बराबर क्या होता है, हम लोग 0.693, और बता में क्या होता है के, तो इस पर रख दीजिए 1/2, तो 0.693, और के का मान कितना दिया, 10 के पावर -2, 10 के पावर माइनस ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो गुना कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 69 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 0.693 मिनट गलत है, 0 पॉइंट ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसमें ऑप्शन कोई सही ही नहीं है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, इसे यहाँ 69.3 कर दे रहे हैं, और ऑप्शन ए क्या मान रहे हैं, सही है। ऐसे ऑप्शन सब के सब गलत है। नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा तो 69 पॉइंट कितना आएगा, 3। देखिए बना कर भी देख रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही मान लीजिए, और ध्यान से देखिए ये 69 पॉइंट कितना लिखा है, 3 लिखा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग मान लेते हैं, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया 4a से p के लिए a का जो सांद्रण है 1 मिनट में 13m से 1m हो जाता है, तो दर क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से रखिए कि यह अभिक्रिया हो रही है, हाँ ये अभिक्रिया नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया की, इसको मान के चलते हैं, इसको शून्य कोटि की एक अभिक्रिया है 4a से p के लिए a का जो सांद्रता है वह 1 मिनट में 13m से कितना हो जा रहा है, 1m हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि रेट कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेट होता है वो क्या होता है, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, और बता में क्या लिखते हैं, समय, और जो यहाँ गुणांक होता है ये क्या चलता है, बता में चल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अंतिम सांद्रता इसमें कितना हो गया, 13, तो 13 माइनस में क्या रख दीजिए, कितना था पहले 1, कितना समय लगा, कितना मिनट में हो रहा है ये, 1 मिनट में, तो यहाँ कितना हो गया, 1 मिनट में। ठीक है, और गुना में कितना हो जाएगा, 4 है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा 1 बटा कितना होगा, 4 होगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से गया 12 गुना 1 बटा 4, तो 4 3 कितना हो गया, 12, तो r का मान कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो
तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। ठीक है, हमेशा याद रहे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, और बता में क्या लिख दीजिएगा, समय, और गुना में मान लीजिए अगर प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट के कोफिशिएंट से भाग कीजिएगा, और अभिकारक होगा तो अभिकारक के कोएफिशिएंट से भाग दीजिएगा। तो यहाँ ए के सामने कितना था 4, तो हम लोग 4 से क्या किए, भाग कर दिए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया 2A से P के लिए A की सांद्रता 10 मिनट में, देखिए 0.5 से कितना हो जा रहा है, 0.4 हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि रेट क्या होगा इसका, तो पुनः वही नियम लगाइए, 0.5 बड़ा वाला में से घटा दीजिए, 0.5 माइनस कितना है 0.4, तो 0.4 कितना समय लग रहा है 10 मिनट, तो नीचे क्या हो गया 10। ठीक है, और ध्यान से बताए क्या कि देखिए क्या दिया है, ए के बारे में दिया है ना, ए की सांद्रता, तो ए के सामने कितना है 2, तो 2 से क्या करना पड़ेगा हम लोग का, भाग करना पड़ेगा, तो 1/2। अब देखिए इसको घटा के 0.5 में से 0.4 घटाइएगा तो कितना आएगा 0.1 आएगा। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, देखिए 10 के जगह 10 और गुना में कितना है 1/2, यानी इसको ऐसे लिखिए 0.1 और नीचे और 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 0.1 में 20 से भाग कीजिए तो सिंपल सा भाग कर सकते हैं हम लोग, आर बराबर कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दीजिए 1 गुना 10 के पावर माइनस 1, और नीचे क्या रहने दीजिए 20, और 1 को 20 जगह बांटिएगा तो कितना आएगा 0.05 होगा पहले। अब 10 के पावर माइनस में कितना है 1 है, तो एक और दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा 0.005। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन यही होगा 0.005, तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो देखिए 43 क्वेश्चन और 44 क्वेश्चन दोनों एक ही तरीका का है, ध्यान से इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया A से 5P के लिए P की सांद्रता 3 मिनट में 1 m से बढ़कर 16 m हो जाती है, तो अभिक्रिया की दर क्या होगी। तो देखिए बताए थे ना कि अभिकारक की सांद्रता घटती है, तो इसीलिए वहां कम हो जा रहा था, पहले ज्यादा था उसके बाद कम। यहाँ देखिए उत्पाद का सांद्रता से क्वेश्चन दिया है, तो उत्पाद की सांद्रता समय के साथ क्या होता है, बढ़ता है। तो पहले कितना था 1 m था और बाद में कितना हो गया 16 m हो गया, समय के साथ बढ़ गया, तो रेट कितना होगा। तो चलिए इसके लिए भी आर बराबर वही फॉर्मूला लगाइए, कितना हो गया 16, पहले कितना था 1 था, माइनस कितना समय लगा होने में 3 मिनट लगा, तो 3 गुना में प्रोडक्ट के सामने कोफिशिएंट कितना है 5 है, तो 1/5 से क्या कर दीजिए भाग। हमेशा ध्यान रखिए जो कोफिशिएंट होगा उससे भाग कीजिएगा, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट कर लिए, 16 में से 1 गया 15/3 और गुना में 1 कितना हो गया 5, 5 3 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 1 होना चाहिए, कहीं एक ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए कि ऑप्शन में 1 होना चाहिए लेकिन नहीं दिया है, तो यहाँ ऑप्शन 2 को हम लोग क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर 1 होगा, आर का मान 1 होना चाहिए, जो ऑप्शन डी मान लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेग नियम व्यंजक होता है, तो जो वेग नियम हम लोग निकालते हैं वो कैसा होता है, प्रयोगात्मक होता है, गणितीय होता है, सैद्धांतिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग थ्योरी जब पढ़े थे तो उस समय बताया गया था कि जो वेग नियम होता है वो कैसा होता है, प्रयोगात्मक होता है, प्रयोग करके निकाला जाता है। तो ऑप्शन क्या सही है इसका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम लोग का देखिए क्या है, दिया है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है वह 10 सेकेंड में 90% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया की वेग क्या होगी। देखिए ये प्रश्न बेसिक सा है, समय कितना दिया है पहले ध्यान दीजिए, समय दे दिया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड हो गया। अब देखिए क्या होता है कि 10 सेकेंड में 90% पूरा हो जा रहा है, यानी मान लीजिए कि प्रारंभिक सांद्रता अगर 100 था तो अंतिम सांद्रता कितना हो जाएगा 100 माइनस 90% तो कंप्लीट हो गया, तो 100 माइनस 90 यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं के बराबर क्या होता है ए नॉट माइनस ए बाई के, यानी मान लीजिए घटा लीजिए कि 100, ठीक है ए नॉट शुरुआत में कितना था 100 और बाद में कितना हो गया 100 माइनस, सॉरी क्या था ए नॉट माइनस है 100 माइनस में कितना हो गया अंतिम में कितना हो गया यहाँ 10, तो 100 माइनस 10 और समय कितना लगा होने में 10 सेकेंड, तो 10 रख दीजिए। के बराबर कितना हो गया 100 में से 10 गया कितना होगा 90 और बता में कितना हो गया 10, यानी 0 से 0 कट जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन क्या था इसका सही, ऑप्शन बिल्कुल ए सही था। ठीक है, कि शून्य कोटि की अभिक्रिया 10 सेकेंड में अगर 90% पूरा हो जाती है तो अभिक्रिया की वेग कितनी है 9 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 9, और के का मात्रा कोई होता है मोल पर लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना,
अगला प्रश्न देखिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 मिनट में 99% पूरा हो जाती है, तो अभिक्रिया की वेग क्या है? पुनः वही पूछा है, लेकिन ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की होता है 2.303 बाई टी लॉग ए बता ए माइनस 6, या ऐसे बोल दीजिए प्रारंभिक सांद्रता बता अंतिम सांद्रता। इस पर रखिए के बराबर 2.303, टी का मान कितना दिया है देखिए, टी कितना दिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 मिनट में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 इंटू लॉग, देखिए ए शुरुआत में मान लीजिए कितना था, सांद्रता कितना था 100 और 99% पूरा हो गया, तो 100 था 99% पूरा हो गया, तो अंत में कितना बचा रहेगा, एक ही ना बचेगा। ध्यान से देखिए, शुरुआत में हम लोग का एनत कितना था 100 था और बोला है कि 99% कंप्लीट हो गया, तो अंतिम सांद्रता हम निकाले तो कितना होगा, एक होगा, तो उसी को रख दीजिए एनत बाई ए। चाहे यहाँ से भी देख लीजिए, ए कितना था 100, कितना कंप्लीट हो गया 99, तो फिर भी कितना बचा एक, तो कैसे भी आप निकालिएगा ना तो वही आएगा। ठीक है, तो 2.303/100 लॉग 100 बता 1। अब इसको हल कीजिए, के जगह के 2.303 और बता में कितना हो गया 100 गुना, ये लॉग देखिए 100, लॉग 100 का मान पढ़े होंगे आप लोग, लॉग 100 को हम लिख सकते हैं 10 के स्क्वायर यानी 2 लॉग 10, और 2 लॉग 10 का मान कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 मतलब 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका मान 2 हो गया। ठीक है, यानी के का मान हम लोग का कितना आ जाएगा, ये गुना के कर दीजिए तो ये हो गया 4.606, कितना हो गया 4.606, और नीचे कितना से भाग देना पड़ेगा 100 से, क्योंकि यहाँ तो 100 है। अब देखिए 100 से जब भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव इधर आएगा ना, और तो के का मान हम लोग का हो जाएगा 0.0, 2 अंक इधर जाएगा ना, एक अंक यहाँ एक और, हाँ 0.046 लगभग ये आएगा 0.04 से, इसमें कहीं ऑप्शन है नहीं है 2 पॉइंट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, ये हो सकता था लेकिन इसके पहले दशमलव होना चाहिए, तो ऑप्शन हम लोग का कोई सही नहीं है, तो इसके लिए हम लोग का ऑप्शन मार दीजिए डी सही हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसा ही किया जाता है, न्यूमेरिकल हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर अभिकारक के अणु एक विशेष सजावट में टकराकर उत्पाद बनाते हैं, तो उस न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, कि अभिकारक के अणु होते हैं तो एक विशेष सजावट में व्यवस्थित होते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं। बोला है कि संक्रियन ऊर्जा कहते हैं, दहली ऊर्जा कहते हैं, कि ए और बी दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग परिभाषा पढ़े होंगे कि वैसी ऊर्जा जो जिस पर अभिकारक के अणु क्या होते हैं, एक विशेष क्रम में सजते हैं और टकरा कर नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस ऊर्जा को हम लोग देहली ऊर्जा कहते हैं। तो अब इसका ऑप्शन क्या सही था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, उसे हम लोग देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सामान्य ऊर्जा को छोड़कर वह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा जिस पर अभिकारक के अणु एक विशेष सजावट में टकराकर उत्पाद बनाते हैं, तो उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं। तो अभी ध्यान से समझिए, सामान्य ऊर्जा को छोड़कर, तो सामान्य ऊर्जा को छोड़कर अभिक्रिया कराने के लिए जितना बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम लोग संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं, संक्रियन ऊर्जा। ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ कोई उत्पाद है, ठीक है, उत्पाद नहीं एक रिएक्टेंट है, ठीक है, और या इसको किस में बदल देना है, उत्पाद में बदलना है। तो सोचिए कि रिएक्टेंट के पास पहले ऊर्जा कितना है, 5 जूल ऊर्जा है, ठीक है, और इसको अभिक्रिया करने के लिए 100 जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो है इसके पास कितना 5 जूल और जरूरत कितना है 100 जूल, तो बाहर से कितना ऊर्जा देना पड़ेगा इसके 95 जूल। तो जो ये बाहर से ऊर्जा दी जा रही है ना 95 जूल, यही ऊर्जा किसका काम करता है, संक्रियन ऊर्जा का। ठीक है, और 5 प्लस 95 ये दोनों मिला दिया जाए तो यह ऊर्जा किसका काम करेगा, देहली ऊर्जा का। तो ध्यान रखिए, कुल ऊर्जा देहली ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा संक्रियन ऊर्जा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोग क्या पढ़े, केमिकल काइनेटिक्स का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पढ़े। ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड में आ चुके हैं, तो आप लोग इसे कंप्लीट तैयारी कर लीजिएगा और अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। ओके।